नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी, चुनौतियां हैं भारी। प्रेस डे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का मूल आधार है। वर्ष 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने, समाज को नई दिशा देने और प्रगति को गति देने में पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया लोगों के विचारों को प्रभावित करने या परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है और इसकी भूमिका के अंतर्गत न केवल राष्ट्र के समक्ष मौजूद समस्याओं का समाधान खोजना शामिल है, बल्कि लोगों को शिक्षित और सूचित भी करना है, जिससे लोगों में समालोचनात्मक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन विगत समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जो ये बताते हैं कि उनका झुकाव सत्य की खोज की बजाय वाणिज्यिक हितों की ओर अधिक है। पत्रकार लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारों, मीडिया मालिकों और समाज की होती है। ऐसे में पत्रकार एक ऐसा प्रहरी है जिसकी जिम्मेदारी न केवल सूचना देना है, बल्कि सत्ता से जवाब भी मांगना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की उस समृद्ध परंपरा का प्रतीक है जिसने हमारे लोकतंत्र को निरंतर सशक्त किया है। तो ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, चौथे स्तंभ की चुनौतियां क्या हो सकती हैं? सेंसरशिप और धमकियां। पत्रकार अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के दौरान धमकियों और हिंसा और सेंसरशिप का सामना भी करते हैं। तो एक कहते हैं ना कि स्वतंत्रता का मूल आधार बिल्कुल हो सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा कि चुनौतियां भारी हैं। जिम्मेदारी जितनी ज्यादा अहम है और उतनी ही ज्यादा चुनौतियां हो जाती हैं। तो पत्रकारिता की यदि हम आज कल और उसके पहले से चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे अहम बिंदु हैं जिस पर आज, क्योंकि प्रेस डे है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा। रमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार होंगी, के एस शाइनी, अभी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रमेश जी आपसे करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेस डे है और आपको सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा अरसा पत्रकारिता को आपने देखा है और मुझे ऐसा लगता है पिछले समय को, आज के समय को और आने वाले समय को यदि हम समझने की कोशिश करें, इस प्रेस डे को, इस जिम्मेदारियों को, चौथे स्तंभ की जिम्मेदारियों को, कितना चुनौती भरा था, है और आने वाले समय में होगा। देखिए, ये चौथा स्तंभ चुनौतियों से तो हमेशा भरा रहा। ये ठीक है कि उसकी चुनौतियां समय के साथ बदली हैं। पहले फिर अलग प्रकार की चुनौतियां थी और अब अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। और न केवल ये चुनौतियां बदली हैं, बल्कि इस चौथे स्तंभ में काम करने वाले पत्रकारिता के स्वरूप में भी बहुत परिवर्तन आया है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो पत्रकारिता भारत में, अगर आप देखें तो सबसे पहले जो शुरू हुई थी, उदित मार्तंड से शुरू हुई थी। लगभग 200 वर्ष अब उसको होने को आ रहे हैं। तो तब जो शुरू हुई थी, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने लगभग पत्रकारिता लगभग सबने की। वो गांधी जी हो सकते हैं, वो नेहरू जी हो सकते हैं, वो अपना लोकमान्य तिलक हो सकते हैं, मदन मोहन जी मालवीय हो सकते हैं। एक लंबा अरसा ऐसा रहा। वो पत्रकारिता का उद्देश्य सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना, ये उसका पत्रकारिता का मूल्य रहा। कुछ अखबार ऐसे भी रहे, जैसे कानपुर से प्रताप निकलता है और उसका हर संपादक गिरफ्तार हुआ है। तो कुल मिलाकर के भगत सिंह ने भी प्रताप अखबार में कुछ दिनों पत्रकारिता की है, क्रांतिकारी। तो लेकिन वो दौर के बाद फिर दूसरा दौर आया। उसमें फिर ऐसे लोग पत्रकारिता में आए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को अपनी आंख से देखा था या उनके अधीन रहकर के पत्रकारिता सीखी। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम हो सकता है और तमाम लोगों के नाम हो सकते हैं। फिर एक तीसरा दौर आया पत्रकारिता का, जिसमें जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से नहीं देखा था, उनका जन्म ही बाद में हुआ। मेरा जन्म भी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने उन लोगों से पत्रकारिता सीखी जो सामाजिक जागृति के अभियान में रहे, और वो फिर सामाजिक जागृति का एक अभियान पत्रकारिता में आया। फिर चौथा दौर आया। चौथे दौर के पत्रकार को ना तो स्वतंत्रता से कोई बहुत ज्यादा लेना देना था, ना सामाजिक आंदोलनों से कोई बहुत लेना देना था। उसने डिग्रियां ली और अपने कैरियर के लिए उसने भर्ती हुआ और फिर अखबारों में चला गया।
अब इस समय का जो दौर चल रहा है, पांचवा दौर, ये पत्रकारिता इसमें पीछे हो गई, इसका नाम भी बदल गया। पत्रकारिता के बजाय अब इसका नाम मीडिया हो गया। एक समय हुआ करता था, कोई समाचार अगर मिला तो सबसे पहले उसका सत्यापन किया जाता था, उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखा जाता था, फिर समाचार जारी किया जाता था। अब मीडिया में जो स्पर्धा है, उस मीडिया में सूचना महत्व हो गई है। वो सही है कि गलत है, इस पर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार संस्थानों में भी अगर आप देखेंगे, मेरे अपने जीवन में कई अनुभव ऐसे रहे, एक से अधिक अनुभव, कि अगर मैंने कोई खबर छापी है तो अखबार के मालिक ने भी मुझ पर तो कहा कि खंडन छापो, लेकिन सीधा डायरेक्ट जाकर खंडन नहीं किया। संपादक का एक अपना महत्व होता था भर्ती में, निकालने में, लेकिन अब संपादक पीछे चला गया। अब सारा का सारा, जैसा आपने भी कहा, अब मैनेजमेंट उसमें हावी है। अब अगर मान लीजिए आपने भी कोई खबर तैयार की होगी और अगर अकाउंट से आ जाए, मार्केटिंग से आ जाए कि इस खबर को जरा सा रोक लो और इसके बजाय ये खबर सुनो, तो आधी चली हुई खबर भी बदल जाती है। तो अब इस समय कहीं ना कहीं जो धन है, जो पैसा है, वो ज्यादा प्रभावी हो गया है। दूसरी, चर्चित बने रहना, वो ज्यादा प्रभावी हो गया है। एक और बात आई है, राजनीति में एक बात देखी गई है, कई बार ये आवश्यक नहीं होता कि किसी पत्रकार का विचार किसी राजनेता से मेल खाए, और उस समय मेल खाए या ना खाए, कहीं ना कहीं राजनेता पत्रकारों का सम्मान करते थे। अब तो ये स्थिति है कि टीवी के डिबेट में भी अगर बाय द वे किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता को बात पसंद नहीं आई तो वो हमला बोल देता है, एंकर पर भी हमला बोलता है, पत्रकार पर भी हमला बोलता है, वो दूसरे की बात सुनते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट का जो आई है, मैं समझता हूँ इस पर बहुत ज्यादा विचार की बहुत आवश्यकता है। और ये जो गिरावट है, इससे पत्रकार का तो छोड़ दीजिए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं समाज को और देश को भी इसमें बहुत नुकसान होने की आवश्यकता है। इसलिए सारे लोगों को कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो मीडिया के संस्थान हैं, उनको न्यूज में और मार्केटिंग में कहीं ना कहीं समन्वय बनाना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति प्रभावी ना हो। ये ठीक है कि इस समय हम मार्केटिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग सर पर ना हो। इसके अलावा एक और बात राखी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, कि पत्रकारों को भी, एंकरों को भी, और जो कहीं ना कहीं जो बनाते हैं, जो पैकेज बनाते हैं, न्यूज पैकेज बनाते हैं, उनको थोड़ा सा अध्ययन और अनुसंधान की चीजें उसमें शामिल करना चाहिए। बजाय ये किसी ने कहा, दो लोगों ने कहा, दो की बाइट लगाई और चालू कर दिया, उसके बजाय कहीं ना कहीं थोड़ा सा अध्ययन अनुसंधान उसमें हो, और इसका भविष्य में किस प्रकार इसका होगा, कुछ ना कुछ आपको समय के साथ नई बात उसमें देना, मैं समझता हूँ ये ट्रेंड आना चाहिए। और ये आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा। ये जो भीड़ अभी अंधकार है, ये कम होगा, उसके बाद ये आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। के शाइनी जी तो अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मैं रमेश शर्मा जी आप ही के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि चीज़ों का प्रॉपर तरीके से अध्ययन होना, पत्रकारिता की तो मुझे लगता है मुख्य कड़ी यही है कि जब तक हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, जब तक हम उस चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा, एक अहम पॉइंट आपने बोला। लेकिन ये बात सच है, कई बार कुछ ऐसा दबाव आते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी दबाव में या किसी भी चीज़ में हम गलत को हम सच नहीं कह सकते। चीजों को डाइवर्ट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उन चीजों को कैसे रखना है बताया जा सकता है, लेकिन हम गलत को सच कह दें ये भी ठीक नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं सामने, पत्रकारिता की भी आती हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती जैसा होता है उस संस्थान के लिए, बाकी लोगों के लिए। तो इन सारी चीजों को भी देखते हुए आने वाले समय को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, रात दिन को रात नहीं कह सकते हम दिन को रात नहीं कह सकते, तो हमें हर चीज को समझना है। देखिए, इस समय आप अगर कहेंगे, ये बात सही आपने कहा कि हम दिन को रात नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति अब जिस दिशा में जा रही है, वो मीडिया पर अब ये दबाव बनाने लगी कि आप दिन को रात ही कहें। ये दबाव बनने लगा है। ऐसे उदाहरण भी हैं इस दौर में, अब क्या किसी का नाम लेना, कि चैनलों पर बाय द वे कोई अच्छा रिपोर्टर है तो उसको बदला गया है, एंकरों को बदला गया है, और तो और संपादक को भी बदला गया है। इतने दबाव कहीं ना कहीं आए हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं, इसके साथ साथ मैं एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने दो बात चुनौतियों की कही और एक बात अध्ययन की कही। अध्ययन की शीलता पत्रकारिता से भी समाप्त हो गई है और राजनीति से भी समाप्त हो गई है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक समय हुआ करता था जब विधानसभा सत्र लगता था तो लाइब्रेरी में विधायकों की बड़ी भीड़ रहती थी, पार्लियामेंट में सांसदों की भीड़ रहती थी, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो अब सालों गुजर जाते हैं, कोई विधायक अब लाइब्रेरी में संपर्क नहीं करता है।
पत्रकारों को अगर आप देखें तो ऐसे पत्रकार भी हुए हैं कि समय निकाल करके कई बार उनको है तो बिना पढ़े कभी जाते नहीं थे, भले चाहे 2 पन्ने पढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ उनको अध्ययन करना था। जो बीट मिलती थी पत्रकारों की, उसका पूरा इतिहास, भूगोल ही नहीं, उसके आगे के आने की ये सारा पढ़ते थे। अब ये पढ़ने का फैशन खत्म हो गया। समय के साथ अब एआई आ रहा है। पत्रकार पत्रकार के ऊपर दोनों प्रकार का संकट है। एक, सबसे पहले तो जब एआई अगर आ रहा है तो मान करके चलिए कि जो टीम बैठती है, जो पैकेज बनाती है, जो अध्ययन करती है, उस टीम में से जरूर छटनी होगी और एआई अब आपको बता देगा कि इसमें क्या होगा और उस पैकेज एआई के आधार पर बन जाएगा। अब तो ये चैनलों पर एंकर एआई आने लगे, तो कुल मिलाकर के जो प्राणवान पत्रकार है उसके तो भविष्य पर एआई से सबसे बड़ा संकट है। और दूसरा, जिस तरीके से राजनीतिक दबाव बना रही है, स्पीड जो जैसी बढ़ी है जीवन की, वो राजनीतिक दबाव में कहीं ना कहीं जो स्वस्थ पत्रकारिता थी, निष्पक्ष पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता पर अब कहने में भी संकोच उनको होगा कि इस सत्य को कहा जाए कि नहीं कहा जाए। तो कुल मिलाकर के इस समय जो समाज का जो सारा का सारा वातावरण है वो कहीं ना कहीं एक अजीब दिशा में कहीं जा रहा है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर ना तो समाज विचार कर रहा है, न पत्रकारिता विचार कर रही है, न राजनीति विचार कर रही है। तो पत्रकारिता दिवस पर यदि पत्रकारिता के संस्थान और मीडिया संस्थान जो कहीं ना कहीं एक पैकेज ऐसा बनाए, एक कार्यक्रम ऐसा बनाए, एक मान लीजिए आधा घंटे की डिबेट ही अगर हो तो कम से कम प्रतिदिन जो 4-6 डिबेट होती हैं उसमें एक आध डिबेट जरूर ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में किस विषय पर क्या चुनौती आ रही है, फसल पर क्या चुनौती आ रही है, पत्रकारिता पर ही क्या चुनौती है, राजनीति में क्या चुनौती है, बच्चे को क्या चुनौती है, डॉक्टर को क्या चुनौती है, इंजीनियर को क्या चुनौती है, मिलावट को क्या चुनौती है, नकली नोट की, ये कितनी सारी समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ मीडिया हाउसेस को एक आध कार्यक्रम कहीं ना कहीं इन समस्याओं पर जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक और बात राखी जी कहूंगा, कहीं ना कहीं समय के साथ, जैसे मान लीजिए मैं और आप ही हैं, एक समय हुआ करता था छोटे कपड़ों में भी हम लोग घूम लिया करते थे, मम्मी ने कहा होगा कि चलो कपड़े पहनो, फिर समय के साथ थोड़े से कपड़े पहनना शुरू किए, आज पूरे कपड़े पहनते हैं, घर में अलग कपड़े पहनेंगे, चैनल पर जाकर में अलग कपड़े पहनते हैं, बाजार में अलग कपड़े पहनेंगे, शादी में अलग कपड़े पहनेंगे। ये है जीवन का बदलाव। तो जीवन के इस बदलाव के कहीं ना कहीं हमारी सोच में और दिनचर्या में भी बदलाव होना चाहिए। तो ये जो हमारे जितने पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितनी कहानियां हैं, जितने लेखक हुए हैं, उन्होंने अगर कोई कहानी लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने अगर कुछ लिखा है, प्रेमचंद ने अगर कुछ लिखा हुआ है, तो उस लिखे का आज के संदर्भ में, तुलसीदास ने अगर कुछ लिखा है, कुछ घटना लिखी है, तो उस घटना का आज के संदर्भ में उसका क्या सेंस है, उस पर भी मैं समझता हूँ थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तुलसीदास को लेकर के, वाल्मीकि को लेकर के, जयशंकर प्रसाद हो या प्रेमचंद हो या महादेवी वर्मा हो, जितने ये सब लेखक और साहित्यकार हुए हैं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सबके संदेश में बदलते समय के साथ चुनौतियां और उनके समाधान का सब रहस्य ये सब में छुपा हुआ है। तो मैं समझता हूं आने वाले समय के लिए मीडिया को भी ये चाहिए इस तरह का कोई कार्यक्रम अपने यहाँ रखे। ठीक है, बिल्कुल। के.एस. शाइनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। के.एस. शाइनी जी, पत्रकारिता की बात हो रही है क्योंकि चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी तो हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, लेकिन हम कहते ना कि कल, आज और कल इन समय के हिसाब से यदि पत्रकारिता को देखें, क्योंकि प्रेस डे है, तो कैसे देखती हैं, कितनी चुनौती भरा आप मानती हैं? और आप अपना आंसर करें उससे पहले आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आज प्रेस डे पर। धन्यवाद राखी जी, और आपके भी चैनल पे पैनलिस्ट और जितने दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राखी जी, मैं एक बात, ये जो चर्चा हो रही है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और हम लोग तो छोटे थे, राकेश जी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हमारे बहुत सीनियर हैं, और हम सौभाग्य मांगते हैं कि हमारे इतने सीनियर से हमें सीखने को मिला पत्रकारिता के बारे में। पर आज के जो पत्रकार आ रहे हैं वो जो है वो पूरे तरीके से एआई और ये जो टेक्नोलॉजी है उस पर निर्भर हैं। वो जो सीनियर्स हैं उनसे जितना लेना चाहिए, जो गुण है, मॉरल्स है, एथिक्स हैं, इनके बारे में उनको कोई भी इतना जानकारी नहीं रहती है, और ना वो सीख रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि उनका डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है वो टेक्नोलॉजी से है।
दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती अब आज के तारीख में है वो सोशल मीडिया है। आप देखिए कि हम पहले जो नेता होते थे, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते थे, तो वो सबसे पहले पत्रकारों से कांटेक्ट करते थे। आज वो पत्रकारों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो अपना खुद का जो ट्वीट है वो अपना लिख देते हैं या ब्लॉग लिख देते हैं, और पत्रकार वो पढ़ के जो ट्वीट लिखा है, चलो ये नेता ने ये ट्वीट किया है, उस पर चर्चा होती है, ना कि आपके पास कोई डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन आता है। आपको बाईपास करके उन लोग डायरेक्ट ये चीज़ जनता तक लेके जा रहे हैं, तो वो जो ट्वीट करते सीधे जनता तक पहुंचती है और फिर पत्रकार उसको उठा के फिर उस पर चर्चा होती है। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता और जो पत्रकार हैं उनके लिए बहुत चुनौती है कि किस तरह से वो इस माहौल में अपने आप को जीवित रखें। उसका जो एक तरह से उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो एक्सेस है वो बना रहे। अब दूसरी बात यह है कि जितना एआई आ रहा है, अभी रमेश जी ने भी ये कहा कि किस तरह से एआई, अब एंकर भी एआई हो गए हैं, तो अब पत्रकारिता में जो जर्नलिस्ट हैं, जो मतलब ह्यूमन बींग्स हैं, वो हट के रोबोट हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि एक तरह से मानवता वाली जो उसमें एक अंग होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। हम जो भी चीज़ करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि जो सोशल सेंसिटिव इश्यूज़ है उसको कहाँ कम दिखाना है, कहाँ ज़्यादा दिखाना, कोई चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, संख्या हम बता देते हैं। अब आज तो सोशल मीडिया में हर कोई पत्रकार हो गए हैं, जो फोटो कहीं फ़ोटो मिल गया उसके नीचे लिख के वो डाल देंगे सोशल मीडिया में। उसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ कुछ बैकग्राउंड चेक करा है नहीं करा है, उसका कोई चेक करने कोई तरीका ही नहीं है। पहले अगर कोई अखबार में कोई गलत न्यूज़ चला जाता था तो उसके लिए अपोलोजाइज़ करते थे, उसको हटाते थे। अब चैनल में ऐसा कुछ चीज़ चला गया, आप एकदम गायब कर देते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। तो ये कई चीज़ें हैं जो आज की तारीख में एक चैलेंज बन के आ रहा है पत्रकारिता में। लेकिन ये सब के बावजूद मेरा ऐसा मानना है कि जो कोई भी टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन बींग को रिप्लेस नहीं कर सकता है, और उसकी आवश्यकता हमेशा रहेगी, और इस जो चुनौतियों हैं उसके साथ जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब के शाइनी जी, एक चीज और है, एक ऐसे समय की अभी हम बात कर रहे थे, रमेश जी ने भी बहुत अच्छी उस पर एक बात बोली। देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करती पत्रकारिता हमने हर समय को देखा है और हर समय को पढ़ा है। जब हम पुराने समय में नहीं थे, पहले की पत्रकारिता में शायद हम तो बहुत छोटे थे, और एक अनुभव के मामले में रमेश जी की बात बहुत अलग हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है उन सारी चीजों को आज देखते देखते, ये बात सच है, चाहे एंकर्स हों, चाहे रिपोर्टर्स हों, चाहे मीडिया संस्थान हो, कई बार ऐसे प्रेशर डालने की कोशिश होती है, कई बार चीजों को कहते हैं कि दिन है तो आप उसको दिन को रात कहिए। ये सारी चीजें वाकई में आजकल होने लगी हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारी पत्रकारिता क्या कहती है। क्या इतना दबाव होना, यदि इतने दबाव में चले जाएंगे तो असली पत्रकारिता को कैसे हम मानेंगे? तो ये हमारा भी कर्तव्य है, दायित्व है। जो असल पत्रकारिता होती है उसमें इस तरह के दबाव से कैसे बाहर आएंगे? जी राखी जी, दबाव भी है और साथ में इस चीज़ को चेक करने का कोई साधन नहीं है। आप देखिए कि अगर कोई एक फेक न्यूज़ चला जाता है, वो इतना स्प्रेड हो जाता है, उसके बाद उसमें फैक्ट चेक होता है। तो जब तक फैक्ट चेक होता है तब तक तो सबके पास पहुंच चुका होता है, और आप कहाँ तक ही जाके बोलेंगे नहीं वो चीज़ गलत था। तो जो एक बार किसी के दिमाग में, मन में ये बात आ जाती है, जिसका मतलब क्या उससे हानि होगा ये तो बहुत किसी सोचा ही नहीं होगा। जब तक वो हानि होता है उसके बाद अगर आप कहते हो कि ये फैक्ट चेक हो गया और वो गलत है, तब तक तो उसका वो हो चुका, रिजल्ट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती तो बहुत बड़ा है। इसको किस तरह से आप हैंडल करोगे, ये सरकार, पत्रकार और एक जो हमारे सीनियर एडिटोरियल सेल है उनको भी इस पे सोचना चाहिए। अपने आप ही एक मॉरल, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे पुलिस का कानून बन जाए या सरकार कोई कानून बना दे, उससे तो नहीं चलेगा। लेकिन जो पत्रकार है उन्हें ही अपने लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से इसको बचाना है। ये इनकी जिम्मेदारी है। आज के जो पत्रकार हैं इनके एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे लिए अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना दें। ये एक होड़ लगी है कि हम कैसे सबसे आगे निकले। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पहले ही दिखा देता है, तो हर किसी के पास एक ये मजबूरी है कि हम सबसे आगे निकले। तो इस मजबूरी के तहत आप कुछ भी न्यूज़ आपके पास आता बिना चेक करके आप उसको, अब भी रिसेंटली धर्मेंद्र जी की आप देखिए, वो बीमार थे और खबर फैल गई कि वो मतलब चल बसे हैं। आप सोचिए कि कितना एक तरह से मानसिक, ह्यूमन एंगल से आप सोचेंगे तो ये है बहुत ही दुखद चीज़ है कि कोई व्यक्ति जीवित है और आपने बिना चेक करके, और बड़े बड़े चैनल्स जो एक रेस्पेक्टफुल चैनल्स उसमें ही खबर चली है।
तो ये सिर्फ एक होड़ है कि हम आगे निकलें और उसमें बिना फैक्ट चेक करें, बिना कुछ बैकग्राउंड उसका रिसर्च करके आप चीज़ें फैला देते हो, और जब तक आप इस चीज़ का एनालाइज करते हो कि गलत चला गया है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी और इतना फास्ट स्प्रेड होता है, उतना जल्दी होता है उस चीज़ का, और हानि हो चुकी होती है। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं इन सबको बैठ के इसका कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए और सारे जर्नलिस्ट को उसको फॉलो करना चाहिए। अगर सभी फॉलो करेंगे तो ये हो नहीं रहेगी। दिक्कत तब आती है जब एक चैनल दिखा तो दूसरों को पे प्रेशर आ जाता है कि हम क्यों नहीं करें फिर। तो कहीं ना कहीं इसको अपने आप में एक कहीं सीमा तो एक लाइन खींचना ही पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। रमेश जी, एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं, आज हमारे कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं या डिजिटल, उसमें भी काफ़ी ग्रोथ हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही काफ़ी लंबे समय से। इन सारी चीज़ों को भी हम देखें, क्योंकि प्रेस में तो ये सारी चीज़ें हैं, पत्रकारिता में हर चीज़ का अपना एक महत्व है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रिंट मीडिया का ग्राफ गिरा है या आने वाले, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आजकल छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत जल्दी अवेलेबल होती हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो हो गया है कि वहाँ से चीज़ें बहुत ग्रो करती हैं। तो क्या ये डिफरेंस भी कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा है? निश्चित रूप से ये चुनौती भरा है, लेकिन प्रिंट मीडिया का जो महत्ता है और विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा है प्रिंट मीडिया की। आप अगर देखेंगे कि अगर चैनल पर, किसी भी बड़े चैनल पर कोई खबर चल रही है तो उसको फिर सवेरे कोशिश करते हैं कि सवेरे के समाचार पत्र में उसमें क्या छपा है। ये ठीक है कि सारे प्रिंट मीडिया जो दैनिक अखबार निकलते हैं वो सारे उतने ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अखबारों का भले ही सर्कुलेशन कम हुआ होगा लेकिन उनकी विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है। ऐसे समाचार पत्र, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके संपादक का जो एडिटोरियल का बोर्ड होता है वो आज भी उन बातों पर ध्यान रखते हैं। हालांकि अब चैनल पर क्या नाम लेना है, मैं नाम भी ले सकता था एक दो प्रिंट का, लेकिन कुल मिलाकर के वो विश्वसनीयता का दौर अभी प्रिंट मीडिया का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब ये आने लगा है कुछ चीजों को, जैसे कुछ भी हो, आपके चैनल पर कई बार मैंने विषय से हट करके जो सैद्धांतिक विषय है उस पर डिबेट देखी है, उस पर एक आध पैकेज भी देखा है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अभी आने लगेगा, और आगे आने वाले समय में मान करके चलिए जिस तरीके से हम 24 घंटे होते हैं, दिन भी होगी, रात भी होगी, शाम भी होगी, और गहरे अंधकार के बाद सुबह होता है, ठीक उसी प्रकार मुझे जो लग रहा है कुछ चैनलों ने अगर ये संकेत किया है और कुछ समाचार पत्रों ने ये इस बात पर जोर दिया है कि सच्ची खबर कैसे जाए, तो मैं समझता हूँ ये दौर आएगा। और ये जो भीड़ है, भले ये बात सही है कि एआई को अब रोका नहीं जा सकता, एआई तो अब आएगा, एआई आने के बाद भी कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मकता का दौर आने की संभावना है। इसमें पत्रकारों को सबसे पहले तो समाचार पत्र की विश्वसनीयता के साथ साथ अपनी विश्वसनीयता पर उनको ध्यान बढ़ाना होगा, और पत्रकारिता कैसे सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि एआई का भी दौर है, राजनीति का भी दौर है, समय में जो पैसे का जो प्रबलता आ गई है दैनिक जीवन में, वो समय चला गया कि आदमी कम पैसे लेकर के भी सिद्धांत पर, खबर पर ज्यादा जोर देता था। उसमें कैसे तालमेल बिठाए, जो साइनी जी ने कहा, इसमें कहीं ना कहीं वरिष्ठ पत्रकारों को भी विचार करना होगा, उस संस्थानों के साथ मिलकर के कोई एक रास्ता बनाना होगा, तब मैं समझता हूं पत्रकारिता एक सुरक्षित रहेगी और सम्मानित भी रहेगी। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ये एक पत्रकारिता की जो बात है, राष्ट्रीय प्रेस डे पर जो ये सारी बातें आज निकल कर आई हैं बहुत अहम है। आजकल के जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या काम करते हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि इसकी गंभीरता को समझा जाए। और वाकई में फेक न्यूज़ को लेकर बहुत अच्छी बात की शैनी जी ने भी बोली, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो एक प्रभावित कर रही है चीज़ उसको कम करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का उन लोगों को ध्यान रखना है जो इस तरह से किसी भी चीज़ को स्प्रेड करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र को मजबूत करती पत्रकारिता बिल्कुल होती है, क्योंकि चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है। चुनौतियां पहले भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। तो चुनौतियां तो हैं, और कहते हैं कि जो सुझाव आते हैं उसे बहुत ही सकारात्मक रूप से लिए जाने की जरूरत है। और आने वाले समय में जो पत्रकारिता है, जो लोग नए इससे जुड़ रहे हैं, वो इसकी गंभीरता को समझेंगे, तब शायद हम और इन चीजों में अच्छा कुछ देख पाएंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।